नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने एक चैप्टर खत्म करा था जिसका नाम था सर्कुलेटरी सिस्टम। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करा होगा और ये भी उम्मीद है दोस्तों कि वहां से बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज एक नया चैप्टर को शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है दोस्तों उसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे मैं लिख देता हूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी में इसको प्रजनन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी जीव, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, वह अपने जैसे एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। वह यह प्रक्रिया क्यों करता है, यानी प्रजनन क्यों करता है? अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए करता है। ठीक है। और अपने जो गुणों को अपने सन में या डॉटर में भेजने के लिए क्या करता है? रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करता है। क्लियर है? अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब एक एक करके इन दोनों रिप्रोडक्शन के बारे में समझ लेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक मतलब इसमें सिर्फ एक ही लिंग होता है, यानी एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल का निर्माण कर देता है। इसमें किसी मेल पार्ट या फीमेल पार्ट की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे फीजन, दूसरा होता है बर्डिंग और तीसरा होता है, ध्यान देना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इन तीनों के बारे में हम समझ लेते हैं। जो फ्यूजन होता है दोस्तों, इसमें होता क्या है? जो एक सेल होता है वह डिवाइड हो जाता है और उसमें दो न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है और कुछ समय बाद ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब जब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है तो उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये क्या होता है? एक पेरेंट सेल अपने आप को दो डॉटर सेल में कन्वर्ट कर लेता है, तोड़ लेता है। अब ये क्या हो गया? दो अलग अलग जीव का निर्माण हो गया। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। हिंदी में विखंडन भी बोलते हैं। और यह एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों बर्डिंग क्या होता है। बर्डिंग में क्या होता है? एक पौधा रहता है, पौधे से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है कुछ समय के बाद। तो ये बर्डिंग की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह भी एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है जिसमें जो प्लांट होते हैं या प्लांट के कोई भी अंग होता है वह रिप्रोडक्शन में भाग ले लेता है। जैसे पत्तियां हैं, पत्तियां टूट के धरती पे गिर गई या फिर जमीन पे आ गया तो सॉइल और मॉइस्चर पा करके वो भी एक प्रकार का पेड़ का निर्माण कर देता है। छाल भी यदि हम लगा देते हैं तो वो भी एक प्रकार का पेड़ का निर्माण कर देता है। और जड़ भी यदि हम लगा देते हैं तो वह एक प्रकार का पेड़ का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर है? आगे बढ़े।
अब हम जान लेते हैं दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी विधि होती है जिसमें दो दो पेरेंट चाहिए होते हैं, पहला मेल और दूसरा फीमेल। बिना इनके मिले रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। ये किसमें होता है? सारे बर्ड में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, मैमल्स में होता है, मैमल्स में तो सारे हो जाएंगे, और दूसरा क्या होता है, सारे जानवरों में होता है, और इवन इंसानों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसे हिंदी में लैंगिक जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। तो दोस्तों आपने जान लिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से चीज आ जाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज आता है। हालांकि मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में ही बताऊंगा। इनके बारे में मैं ज्यादातर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह दूसरा टॉपिक हो गया। मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर ही घुमाऊंगा, या फिर टहलाऊंगा, या फिर जानकारी दूंगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब चलते हैं ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है, और रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या होते हैं। दोस्तों जो ह्यूमन यानी मनुष्य होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों की आवश्यकता होती है। यदि इसमें से कोई भी ना रहे तो रिप्रोडक्शन संभव नहीं है। क्लियर है? और जाहिर सी बात है, जब मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के बारे में हम पढ़ेंगे तो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में भी हम जानेंगे। तो रिप्रोडक्टिव आर्गन होता क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव अंग वैसे अंग होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। बिना उस अंग के रिप्रोडक्शन संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पे लिख देता हूं मैं। दोस्तों यहाँ पे भी आपको सिस्टम लगा हुआ है, यानी तंत्र लगा हुआ है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि यह क्या है, कई अंगों का योग है, और उन अंगों को जोड़ करके एक सिस्टम का निर्माण हुआ, जिसे हम कहें कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे ही मेल में कई अंग जुड़ करके क्या बनाएंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले एक डायग्राम समझते हैं। दोस्तों एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझिएगा आप। दिखाई दे रहा है? ठीक है। दोस्तों ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। ठीक है, एक बार गौर से इन सारी चीजों को देख लीजिए। हम जानते हैं दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अंडा का निर्माण करना, या फिर एग का निर्माण करना। जब ये एग का निर्माण करता है, यानी अंडे का निर्माण कर देता है, तो अंडा क्या होता है? इस समय अनमैच्योर कंडीशन में पाया जाता है, और एक हफ्ते तक, एक 1 वीक तक ये जो एग होता है वह अनमैच्योर कंडीशन में होता है। यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, यहां तक क्या होता है? अनमैच्योर होता है, यानी वह अपरिपक्व स्थिति में पाया जाता है। फिर इसके बाद दूसरे और तीसरे वीक में क्या होता है? ये जो एग होता है इस फॉलोपियन ट्यूब में, ये वाला जो ट्यूब होता है,
ये वाला जो ट्यूब होता है दोस्तों, हालांकि मैं काफी मोटा बना दिया हूं आपको समझने के लिए, ये होता है पतला। इसको कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब में जहां पे एक गमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, इस ट्यूब को क्या बोलेंगे? फॉलोपियन ट्यूब। दूसरे और तीसरे वीक में जो एग होता है वह मैच्योर हो जाता है, यानी परिपक्व होता है। यदि इस कंडीशन में जब एग यहाँ पे होता है दूसरे और तीसरे वीक में, यदि उस समय कोई पुरुष और महिला आपस में सेक्स करते हैं, तो जब सेक्स के दौरान जब जो स्पर्म होता है वह क्या होता है? फर्टिलाइज करने की संभावना क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। जब एग क्या होता है? मैच्योर होता है। ठीक है, एग जब मैच्योर होता है तो दूसरे और तीसरे वीक में फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और फर्टिलाइजेशन होता क्या है? जब ये फीमेल गैमेट और मेल का मेल गैमेट आपस में मिलते हैं, तो जो प्रक्रिया होती है वहां पे मिलने की, उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? तो फर्टिलाइजेशन की जो संभावना होती है दूसरे और तीसरे वीक में ज्यादा होती है। चौथे वीक में जो एग होता है वो डेड सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। चौथे वीक में जो गैमेट्स होता है फीमेल का, वह डेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है और यूटेरस के रास्ते होते हुए वह क्या होता है? बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है डेड सेल को कहा जाना? बाहर निकलना, ये प्रक्रिया कहलाती है मेस्कुरल साइकिल। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहते हैं? पीरियड भी कहते हैं। तो मेस्कुरल साइकिल आपने समझ लिया। फिर इसके बाद हम और चीजें जान लेते हैं दोस्तों, ध्यान देना। इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है? मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो क्या होता है? ये जो एग होता है डिस्ट्रॉय होकर के बाहर चले जाते हैं। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, यानी जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट किसे कहते हैं? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो जो कोशिका का निर्माण होता है सिंगल कोशिका का, उसे क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट का सेल डिवीजन होने लगता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल, 16 से 32, ऐसे इनका सेल डिवीजन होने लगता है। और कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद जो एम्ब्रियो होता है वह यूटेरस से आकर के चिपक जाता है। एम्ब्रियो जो होता है वह यूटेरस से क्या होता है? आकर के चिपक जाता है। मान लेते हैं ये एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियो हमारे महिला के बॉडी में मौजूद है, तो उसे पोषण कहां से मिलेगी? तो पोषण दोस्तों यहां से एक विशेष प्रकार की नसें होती हैं जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन और क्या न्यूट्रिशन इसको मिलता रहता है। और प्लेसेंटा की खासियत ये होता है दोस्तों कि जो महिला यानी माता का जो ब्लड होता है वह बेटे के ब्लड से मिक्स नहीं करता है। दोनों का जो रक्त होता है वह अलग अलग होता है। क्लियर है दोस्तों? और ये क्या करता है? प्लेसेंटा से नाभि जुड़ी होती है, नाल जिसे कहते हैं। नाल क्या करता है? इसके नाभि से जुड़ा होता है और ये क्या करता है? यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाने और पोषक तत्वों को ले जाने का काम करता है। और प्लेसेंटा क्या करता है? पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आता है और इसके ब्लड को इसके ब्लड में मिलने नहीं देता है। सबसे खास बात ये होती है। यही कारण है दोस्तों कि माता का जो ब्लड ग्रुप होता है वो अलग होता है और पिता का ब्लड ग्रुप अलग होता है। ठीक है, लेकिन पोषक तत्व यहीं से मिल जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे जब समय बीतता है तो लगभग 9 महीने बाद ये जो फीटस होता है माँ के गर्भ से बाहर चला आता है। ये जो ओवरी होता है दोस्तों, यहाँ से कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। हार्मोन्स को मैं जब ग्लैंड चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा कि कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। नॉर्मल यदि बात करें तो यहाँ से एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स निकलता है जिसे कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन्स। रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? ये जो सर्विक्स होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है इसे सर्विक्स बोलते हैं।
इसको रिलैक्स कर देता है, रिलैक्स यानी ढीला कर देता है, जिसकी वजह से ये जो फीटस होता है या एम्ब्रियो यानी बच्चा होता है वो आसानी से सर्विक्स के रास्ते वेजाइना होते हुए बाहर निकल आता है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि जो ओवरी होता है एक बार में यानी एक मंथ में एक ही एक्टिव रहता है। पहले मंथ ये एक्टिव रहेगा तो दूसरे मंथ ये वाला ओवरी एक्टिव रहेगा, फिर तीसरे मंथ ये वाला, फिर ये वाला। इस प्रकार से ये जो ओवरी होता है वो अल्टरनेट करके एक्टिव होते हैं। और जब स्पर्म होता है, जब स्पर्म वेजाइना में पहुंचता है तो होता क्या है, बहुत सारे यानी लाखों की संख्या में रिलीज होता है या डिस्चार्ज होता है। तो यदि स्पर्म इस डायरेक्शन में ज्यादा जाता है तो वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ओवम का निर्माण नहीं कर रहा होता है। फर्टिलाइजेशन के चांसेस किधर होंगे, इधर होंगे जो ओवरी एक्टिव होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो एक बार हम इन सारे पार्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया ओवरी, जहां पे ओवम यानी एक का निर्माण होता है, और ये हो गया फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब इस रास्ते से ओवरी कहाँ आता है, यूटेरस में आता है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं यूटेरस। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा क्या कहलाता है, यूटेरस कहलाता है। अब ये वाला जो हिस्सा होता है इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। और इसे कहते हैं वेजाइना। क्या कहते हैं, वेजाइना। तो ठीक ऐसा ही हिस्सा इधर भी पाया जाता है। तो ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे साथ जुड़ जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।